स्वागत। नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपको वही कहानी जो लगातार सीरियल वाइज पेरियार ललई सिंह यादव की सुना रहा हूँ, उसी के क्रमशः आगे का भाग आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो साथियों, आज के भाग में आप बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? आखिर रामायण कब जलाई गई? आखिर मनुस्मृति कब कब जलाई गई? ये साथियों बड़े सोचने का विषय है। आखिर हमारे इन महापुरुषों ने रामचरितमानस, रामायण और मनुस्मृति जलाने का काम क्यों किया? आइए सिलसिलेवार क्रमशः हम जाने कि पेरियार ललई सिंह यादव और डॉक्टर अंबेडकर और महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने ये पुस्तकें क्यों जलाई। साथियों, आइए चलते हैं। बात 27 दिसंबर 1973 की है। पेरियार इरोड वेंकट रामास्वामी के गांव इरोड, चेन्नई में महान स्मृति सभा हुई। इस महान सभा में ललई सिंह यादव ने भाग लिया। अपने गुरु पेरियार की स्मृति में बात रखते हुए ईश्वर, भाग्य, भगवान, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद की अपने गुरु की ही तरह धज्जियां उड़ाई। यानी जिस तरह धज्जियां पेरियार ईवी रामास्वामी उड़ाते थे। इस पर उपस्थित महान जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पेरियार ललई सिंह का स्वागत किया और कहा, आप तो बिल्कुल हमारे पेरियार की तरह हैं। इस विशाल सभा ने ललई सिंह को पेरियार अर्थात महान की उपमा दी। तब से ललई सिंह उत्तर भारत के पेरियार हो गए और पेरियार ललई सिंह के रूप में संबोधित किए जाने लगे। 27 दिसंबर 1973 ईस्वी को इरोड यानी दक्षिण भारत में भी पेरियार की उपमा मिली। उसके बाद से वो पेरियार ललई सिंह यादव हो गए। तो आप सभी को मालूम चल गया होगा कि कैसे नाम पड़ा पेरियार ललई सिंह यादव। 5 सितंबर 1975 ईस्वी को जगदेव प्रसाद की कुर्ता जहानाबाद में हत्या कर दी गई। उसके बाद शोषित समाज दल की ओर से स्मृति सभा आयोजित की गई, जिसमें पेरियार ललई सिंह भी आए। उन्होंने मनुवाद के खिलाफ आक्रोश उगलता हुआ भाषण दिया, जो लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा। रघुनीराम शास्त्री शोषित समाज दल के अध्यक्ष कहे जाते थे और वे शोषित समाज दल और आर्जक संघ के कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बिहार आए हुए थे। 20 मई 1975 ईस्वी को पेरियार ललई सिंह ने सच्ची रामायण की चाबी, जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित थी, के विरुद्ध हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील की। 1 मार्च 1976 ईस्वी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन ललई सिंह यादव को दी गई। साथियों, आप सभी समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण पल है कि एक जो सामाजिक योद्धा था वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी था। साथियों, वह समाज के लिए ही लगातार लड़ाई नहीं लड़े, वह अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़े थे। साथियों, सन 1976 की बात है, सितंबर की। सच्ची रामायण पर केस की सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी और इस सुनवाई में क्या हुआ साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली में फुल बेंच माननीय न्यायाधीश PN भगवती और माननीय न्यायाधीश DR कृष्णा अय्यर और माननीय न्यायाधीश मुंतज फाजिल अली ने निर्णय सुनाया, जिसमें पेरियार ललई सिंह यादव की जीत हुई। साथियों, ये ललई सिंह यादव की जीत नहीं थी, ये जीत थी सच की, जो झूठ के ऊपर थी। तो सुप्रीम कोर्ट में उनके एक वकील शिव नारायण सिंह यादव थे, जिन्होंने सच्ची रामायण को बाइज्जत बरी कराया कि सच्ची रामायण पठन पाठन योग्य है, यह वास्तव में सच है। तो आगे की कहानी बड़ी ही मार्मिक है और आप सुनकर दंग रह जाएंगे और साहसपूर्ण है।
अप्रैल 1978 ईस्वी में सोशलिस्ट समाज दल और अर्जक संघ की ओर से पेरियार ललई सिंह जानीपुर गांव, थाना फुलवरिया, पटना में आयोजित कार्यक्रम में आए थे। यहां उनके नेतृत्व में रामायण और मनुस्मृति का दहन किया गया। साथियों, यह दहन क्यों किया गया ये बाद का विषय है, लेकिन दहन के बाद तुलसीदास मुर्दाबाद, अर्जक संघ जिंदाबाद, ललई सिंह स्वरूप, राम स्वरूप वर्मा जिंदाबाद के नारे लगे थे। रघुनी राम शास्त्री बताते हैं कि वे हर कार्यक्रम के बाद रामायण और मनुस्मृति जलाते थे और मनुवाद के विरुद्ध कड़क आवाज में भाषण देते थे, शोषित जनता को प्रबोधित करते थे। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने भी मनुस्मृति को जलाया था और उसके बाद लगातार रघुराम शास्त्री जी कह रहे हैं कि वह जलाते थे। और 30 अप्रैल 1978 ईस्वी को रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती और पेरियार ललई सिंह के नेतृत्व में दयानतपुर कांधी, तहसील सिकंदरा, कानपुर, उत्तर प्रदेश में रामायण, रामचरितमानस और मनुस्मृति की होली जलाई गई। सन 1980 में अर्जक संघ का कैडर कैंप हुआ चौक चांदगंज, अलीबाग, यानी जो लखनऊ में स्थित है, जिसमें भंते करुणाकर, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह, महाराज सिंह भारती आदि प्रशिक्षक आए हुए थे। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि ये जो रामचरितमानस है, यह रामचरितमानस लगातार और रामायण और मनुस्मृति लगातार जलाई जा रही है। इसका कारण क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या कुछ लोगों को यह साहित्य पसंद नहीं आते? साथियों, यह सोचने की बात है कि आखिर ये जलाई क्यों जाती है। तो साथियों, जिस जिस कारणों की वजह से जलाई गई है, लगातार वो कारण आपको मिलते रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं, ये लोग वास्तव में दोषी थे जिन्होंने रामचरितमानस, रामायण और मनुस्मृति जलाई, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे का जो कारण है वो आपको जानना चाहिए। और उसे आप कैसे जानेंगे? वो जानेंगे तभी जब आप इसे पढ़ेंगे। तो सच्ची रामायण आप उठाइए और एक तरफ से जिन जिन पुस्तकों का रेफरेंस सच्ची रामायण में दिया हुआ है, उन पुस्तकों को आप बगल में रखिए। तो सच्ची रामायण पहले पढ़िए कि इसमें लिखा गया है राम का चरित्र संदिग्ध था। तो कहां संदिग्ध था? वहां पर सच्ची रामायण में रेफरेंस दिया हुआ है। तो जाकर आप सबसे पहले वाल्मीकि रामायण का अगर रेफरेंस दिया गया है तो वाल्मीकि रामायण के उस श्लोक को पढ़िए, क्या वास्तव में ये ऐसा लिखा गया है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने मिलकर यह फैसला दिया कि सच्ची रामायण वास्तव में सच है, इसमें जो लिखा गया है वह अक्षरशः सत्य है, तो निश्चित तौर पर हमें इसको पढ़ना चाहिए कि आखिर हमारे 3 जजों को हमारी धार्मिक आस्था दिखाई नहीं दी, हमारा धार्मिक विश्वास दिखाई नहीं दिया और इन्होंने फैसला दे दिया। तो हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए, हमारा भी अधिकार है कि क्या हमारे जज कहीं भावना में बहकर वैज्ञानिकता को आधार मानकर तो नहीं निर्णय ले रहे। तो जब आप पढ़ेंगे आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में उसमें जो लिखा गया है वह सत्य है। और अगर नहीं है ऐसा तो आप सभी उसका खंडन करने के लिए स्वच्छंद है, वीडियो बनाइए और वापस इसे कोर्ट लेके जाइए, क्योंकि यह लगातार जलाई जा रही है। अभी 14 अप्रैल 2026 की बात है, इस दिन भी मनुस्मृति जलाई गई मंच पे जहां डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया था। तो साथियों, वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, वो आप जाके वहां देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे नहीं, आपकी भावनाएं आहत जरूर होंगी कि ऐसा कैसे हो गया। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कब कब ये जली थी और कब कब ये जलाई जाती है और क्यों जलाई जाती है, ये आप सभी ने जान लिया। तो अब आपको जानने की जरूरत है कि आखिर हमारे ये महापुरुष ऐसा क्यों करते थे। जब आप जाकर खुद देखेंगे, जानेंगे, तभी समझ पाएंगे। तो बहुजन समाज के परिवर्तन पर और ब्राह्मणवाद की गुलामी को अगर आप
समझ जाते हैं समय रहते तो आप जाग गए हैं, और अगर नहीं जागे हैं तो निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में बहुत कष्ट को महसूस करेंगे। तो इसी बात को लेकर पेरियार ललई सिंह यादव ब्राह्मणवादी गुलामी को बताते हुए मंच पर अक्सर रोने लगते थे। उनके रोने को समझदार लोग समझ जाते थे कि पेरियार ललई सिंह साहब रो क्यों रहे हैं। उस महान व्यक्ति के रोने में समाज की गहरी चिंता निहित थी। वे समाज की दुर्गति और उसके अंधकारमय भविष्य को देख रहे थे, उससे समाज को बचाना चाहते थे। जो परिवर्तन उस समय चल रहा था वह सही नहीं था। वे अमूल चूल वैचारिक परिवर्तन चाहते थे, जो बुद्ध, फुले, पेरियार, अंबेडकर के विचारों के अनुसार सही परिवर्तन हो। वैचारिक परिवर्तन अस्थायी और लंबा होता है। बुद्ध ने विचार से मानसिक परिवर्तन किया जो 2500 साल तक चला। उसमें जाति घुस गई और हिंदूकरण हो गया, और इसका हिंदूकरण होते ही सारी की सारी जो ज्ञान की उपलब्धियां थी, ज्ञान का फैलाव था, वह सारा का सारा खत्म हो गया। और 3 जून 1982 को पेरियार ललई सिंह ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की और मिथक संस्कृति के गुरु पेरियार ईवी रामास्वामी के नाम पर पेरियार प्रेस का उन्होंने शिलान्यास किया, और इसकी स्थापना उन्होंने झींझक, थाना मंगलपुर, कानपुर देहात में श्री मुंशीलाल वर्मा के मकान में की। इसके बगल में बसंत लाल वर्मा जी का घर है। उस समय पेरियार ललई सिंह यादव की उम्र 71 वर्ष थी। और साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि पेरियार ललई सिंह यादव की हत्या करने का भी प्रयास किया गया, वो भी गोली मारकर। तो आप धैर्य से अगले एपिसोड का इंतजार करें कि कब उनके ऊपर हमला हुआ और ऐसा हमला क्यों हुआ। यह अगली जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।